और मेरे प्यारे बच्चों, आज के एमसीक्यू वीडियो में हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये मुख्यतः सेल वाले और सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल से होंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए चार बातें लिखी है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला बात क्या है, लिपिड कंपोनेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। तो बच्चों ये सही है, लिपिड में क्या होता है, फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं। सेकेंड लिखा है, हमारे जो एरिथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन होते हैं उसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होती है, यह भी सही बात है। तीसरा बात क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये गलत है, पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ होते हैं, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं, ऊपर होते हैं। ये बरीड या आधा बरीड नहीं होते, ये टोटली आउटसाइड उसके ऊपर चिपके रहते हैं। और लास्ट क्या है, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ एंड सिक्रीशन। तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है, जो डायनामिक प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लूइड जैसा होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, सी, जो गलत स्टेटमेंट है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगर हम लोग किसी सेल के ऑर्गेनेल को सेल से आइसोलेट करते हैं और क्या पाते हैं, इसमें हाई अमाउंट में क्या है, आरएनए और प्रोटीन है, तो ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होगा। तो बच्चों, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस दोनों ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इसमें आरएनए और प्रोटीन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम। नेक्स्ट बच्चों मैचिंग क्वेश्चन है, जो आजकल बहुत ज्यादा नीट में आ रहे हैं। कॉलम वन क्या है, ऑर्गेनेल या स्ट्रक्चर है, दूसरा क्या है, उसके फीचर। तो पहला देखते हैं, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्या होता है बच्चों, थाइलेकोइड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स होता है स्टोमा में। दूसरा क्या है, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है, इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया है। और सिस्टर्नी क्या होता है, ये डिक शेप्ड सैक्स इन गोल्जी एपरेटस है। और क्रोमैटिन क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ए का ऑप्शन क्या हो गया, ए 3 हो गया, बी क्या हो गया, 2 हो गया, और सी क्या हो गया, 1 हो गया, डी 4 हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है जिसमें ए क्या हो, 3 हो, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, बी 2, सी 1, डी 4। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग में, कुछ इस तरह प्रोटीन और एंजाइम से, और दूसरा इनके फंक्शन या कैटेगरी है। तो बच्चों GLUT4 क्या होता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है सेल के अंदर। एंटीबॉडी क्या होता है, ये फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एजेंट होता है। कोलेजन क्या होता है, एक इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। और ट्रिप्सिन क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, ए के सामने क्या है, 3 है, बी के सामने 2 है, सी के सामने 1 है, और डी के सामने 4 है। तो ए 3 हो गया, यहाँ भी 3 है, फिर बी 2 है, बी 2 यहाँ भी है, लेकिन ये तो गलत हो चुका है, बी 4। फिर सी के सामने 1 है और डी क्या है, 4 है। तो पहला ऑप्शन ए सही है। बच्चों नेक्स्ट है प्रोफेस फर्स्ट के स्टेजेस है और उसमें होने वाले इवेंट्स है। तो पहला क्या है, जाइगोटीन। तो बच्चों जाइगोटीन में क्या होता है, इसमें सिनेप्सिस या पेयरिंग होता है। उसके बाद क्या है, पैकेटीन है, जिसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली होता है। फिर सी क्या है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हम लोग को कियाज्मा विजिबिलिटी होता है। और डाइकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ए का ऑप्शन क्या आ रहा है, ए का सेकेंड आ रहा है, तो तीनों में सेकेंड है। फिर बी का क्या ऑप्शन है, बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। और ऑप्शन चेक करते हैं, सी का क्या है, 4 है, और डी का 3 है। तो यहाँ बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। बच्चों अगला सवाल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से किस चीज में अलग है, इसमें क्या जरूरत होता है, रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑकर्स अलोंग द कंसंट्रेटेड गैनियन। तीसरा क्या है, यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। और चौदह क्या है, इज नॉन सिलेक्टिव इन नेचर। तो बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, हमेशा अपहील होता है, यानी कम सांद्रता से लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, जिसके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या लिखा है, यूज एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सोनिम विथ 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट
इसमें से किस में होता है? सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, सीलिया फैजिला, स्पिंडल फाइबर और माइक्रोफिलामेंट। तो बच्चों सीलिया और फैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है। अगर सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की बात की जाए तो इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है। और जो स्पिंडल फाइबर और माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसमें कोई 9+2 या 9+0 अरेंजमेंट नहीं होता। ये अपने डबलेट और सिंगलेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, गोल्जी apparatus के बारे में 4 चीजें लिखी हैं, उसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। पहला क्या है? इट इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो बच्चों गोल्जी apparatus के अंदर ही प्रोटीन आता है, उसका ग्लाइकोसाइलेशन और लाइपोलेशन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जुड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। सिस फेस और फॉर्मिंग फेज इज कन्वेक्स, ये भी सही बात है। जो इसका एक तरफ सिस फेस होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स होता है। ट्रांस फेज और मैचुरेसिंग फेज इज कन्वेक्स, तो बच्चों ये गलत है। ये क्या होता है? ये कनकेव होता है। और चौथा स्टेटमेंट क्या है? इट रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों ये तीनों स्टेटमेंट सही है। गलत क्या है? ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस इज कन्वेक्स, तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बच्चों अगला सवाल है, इंक्लूजन बॉडीज जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं क्या होते हैं? बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो बच्चों ये सही, बिल्कुल सही है। डबल मेम्ब्रेन भी नहीं होता और सेल डिवीजन में भी इसका कोई नहीं रोल नहीं होता। तो इंक्लूजन बॉडीज बच्चों क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये बिना किसी मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पाए जाते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन फ्लूइड मोजेक मॉडल से यहाँ क्या पूछ रहा है? इस मॉडल के अनुसार जो लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, मतलब सेमी लिक्विड जैसा नेचर होता है, उससे क्या फायदा होता है, इससे क्या एनाबल होता है? तो आंसर है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इजीली होता है, लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स इजीली होता है, या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का इजीली मूवमेंट होता है, या इससे मेम्ब्रेन की रिजिडिटी बनी रहती है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? बी, लैटरल मूवमेंट। जो लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर है वो प्रोटीन लिपिड लेयर के अंदर लैटरल मूवमेंट कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी जरूर होता है लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बहुत कम होता है, ज्यादा क्या होता है? लैटरल मूवमेंट। तो सही ऑप्शन क्या है? बी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फैजिला इज डिराइव्ड फ्रॉम। सीलिया फैजिला का बेसल बॉडी कहाँ से आता है? तो बच्चों ये सेंट्रियोल से आता है और इसका अरेंजमेंट क्या होता है? 9+0। तो ये अरेंजमेंट पे बच्चों जरूर क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का है बच्चों। इसमें क्या पूछा जा रहा है? लाइसोसोम कैपेबल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। रीजन क्या है? कि लाइसोसोम रिच है किसमें? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में, जिसमें लाइपेज प्रोटीएट कार्बोहाइड्रेट्स है जो एसिडिक पीएच में काम करता है। तो बच्चों लाइसोसोम में क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोलेजेस होते हैं जो 5 पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। यहाँ ए और आर दोनों सही है और ये रीजन भी करेक्ट है। बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कोएंजाइम्स आर ट्रांजिटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोएंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम से टाइटली नहीं बाउंड होते हैं, कुछ समय के लिए ट्रांसलेशनली बाउंड होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है? एनएडी एंड एनएडीपी कंटेंस विटामिन नियासिन। तो बच्चों दोनों वाक्य एनसीईआरटी की लाइन से है और बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण जो दिया गया है कि एनएडी में नियासिन होता है, ये नहीं समझा रहा है कि कोएंजाइम ट्रांजिटली क्यों जुड़ता है। इसलिए इसमें ऑप्शन सही क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये फैक्ट तो सही है लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगला असर्शन है कि क्रोमोसोम पोल की तरफ एनाफेस में कैसे जाता है, उसके लिए सेंट्रोमियर रिक्वायर्ड होता है। और दूसरा रीजन क्या है? काइनेक्टोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो किसमें पाया जाता है? सेंट्रोमियर में, जहां स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो बच्चों जो सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, इसी से क्या जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर अटैच होकर क्रोमोसोम खींचता है। यदि काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर न हो तो क्रोमोसोम पोस्ट तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है और ए आर का करेक्ट रीजन है। तो यहाँ ऑप्शन सही क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनेल में होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ, गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम। तो बच्चों इसका सही आंसर बी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ये लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन के बनने का मेन सेल का लोकेशन है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट सेल वैक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल वैक्यूल्स बिकॉज प्लांट वैक्यूल। तो प्लांट में मोस्टली वैक्यूल्स पाया जाता है, एनिमल्स में रेयरली पाया जाता है, लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये उनसे कैसे अलग है? तो बच्चों पौधे के जो प्लांट्स में जो होते हैं उसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के विपरीत आयनों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, जिससे वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन हाई होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? कैन ऑक्युपाई अप टू 90% ऑफ सेल वैल्यू एंड ट्रांसपोर्ट आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाया टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, इलायोप्लास्ट आर टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट स्टोर। इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? तो बच्चों इसमें ऑयल और फैट स्टोर होते हैं। स्टार्च कौन स्टोर करता है? एमाइलोप्लास्ट। तो बच्चों इसको याद रखना है, एमाइलोप्लास्ट। और एलिरोप्लास्ट क्या करता है? एलिरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज के लिए होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग क्वेश्चन में भी आए जाते हैं। कैरोटीनॉइड क्या है? एक पिगमेंट है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड आर ज्विटर आयन इन नेचर, एट व्हिच पीएच विल एन एमिनो एसिड एक्ट एज ए ज्विटर आयन। तो बच्चों एक पॉइंट होता है जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। वो पीएच है जहां एमिनो एसिड पे नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा, यानी उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ होता है, जिससे न्यू चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। इनमें से कौन सा विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट एक्ट एज ए ड्रग? तो बच्चों इसमें सही आंसर क्या है? भिनब्लास्टिन और कुर्कुमिन। भिनब्लास्टिन एंटी कैंसरस होता है और करकुमिन भी ड्रग्स की श्रेणी में आता है। ये दोनों क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। रिसिन एक टॉक्सिन होता है, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है और सेलुलोज तो आप लोग जानते ही हैं, सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसिथिन जो क्या है? सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये केमिकली क्या होता है? तो बच्चों ये कुछ नहीं, एक फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोलाइलेटेड ग्लिसराइड होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम काइनेटिक्स से है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से है। यहाँ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या स्टेटमेंट है कि इनिबिटर क्या करता है? कॉम्पीट करता है विद सबस्ट्रेट से, किसके? एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने में। तो इसमें Km और Vmax का वैल्यू इसमें क्या होगा? तो बच्चों कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम के सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे Km क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाता है, Km बढ़ जाता है। और क्या होता है, लेकिन अगर पर्याप्त सबस्ट्रेट बनाने पर क्या है? Vmax क्या रहेगा? रिमेन अनचेंज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेकेराइड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। इसके राइट एंड पे बच्चों फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ना होने के कारण ये नॉन रिड्यूसिंग है। कभी कभी अगर डाइसेकेराइड में पूछा जाए तो नॉन रिड्यूसिंग कौन होता है? सुक्रोज होता है। तो इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के किस स्ट्रक्चरल लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टिनरी में से ये सबसे जरूरी होता है किसके? प्रोटीन के एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग एंजाइम एक्शन के लिए। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है तो वो प्रोटीन या एंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा। तो बच्चों जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है या 3D स्ट्रक्चर जो फाइनल प्रोटीन का होता है, जिससे एक्टिव साइट बनती है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइटिन से। काइटिन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है ऑर्थ्रोपोड और फंगल सेल वॉल में। ये एक होमोपॉलीमर है किसका? तो बच्चों ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन के बार बार जुड़ने से बनता है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर से है। इसमें क्या पूछ रहा है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होता है? किस प्रोफेज फर्स्ट के किस फेज में? तो बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम का आपस में जुड़ना, पेयरिंग या सिनेप्सिस जाइगोट इन स्टेज में सबसे प्रॉपरली दिखता है। इसी में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का टूटना और अपीयरेंस ऑफ एक शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कियाज्मेटा ऑकर्स इन।
तो जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने लगते हैं तो जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है वहां एक शेप की स्ट्रक्चर दिखती है जिसे कियाज्मेटा कहते हैं। बच्चों ये डिप्लोइड स्टेज में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा इज द डिस्ट्रक्टिंग फीचर ऑफ व्हिच पेज। तो बच्चों डाइकाइनेसिस के एंड में हम लोगों को कियाज्मेटा दिखता है जहां क्या होता है, कियाज्मा पूरी तरह टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी टिश्यू में 100 सेल्स हो रहे हैं और वो माइटोसिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी टोटल क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन एनाफेज इन ए सिंगल सेल इफ द डिप्लॉयड नंबर इज 20। तो बच्चों एनाफेज में क्या होते हैं, क्रोमैटिक्स के अलग होने से वो फ्री होके क्रोमोसोम बन जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या करता है, स्प्लिट होके क्रोमोसोम की संख्या को अस्थायी रूप से दुगना यानी डबल कर देता है। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, अगर डिप्लॉयड 20 है, 2n इक्वल टू 20 है, तो पहले डिवीजन से पहले क्या होगा, क्रोमोसोम 40 हो जाएगा। तो हम लोग को एनाफोस में कितने दिखेंगे, 40 दिखेंगे। तो टोटल क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 40। फिर ये आधे आधे बढ़ के 20-20 दोनों सेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉलीसेक्राइड पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज फाउंड इन ट्यूबर्स ऑफ दहलिया इज। तो बच्चों इसका सही आंसर इनुलिन है। इंसुलिन तो एक हार्मोन होता है, इनुलिन क्या है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है जो डहलिया पौधे में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में क्या कर रहा है, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में जब सेल डिवीजन में जाता है तो ये अपना साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। इसका रीजन क्या है, डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन ऑल फेजेज ऑफ द सेल साइकिल। तो बच्चों ये तो स्टेटमेंट सही है, साइटोप्लाज्म पूरे सेल साइकिल में बढ़ता है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होता है, एस फेज में। तो आर क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी। इसमें कुछ ऑयल्स और पिगमेंट्स दिए हैं और दूसरा इनको मैच करना है कि एक्चुअली कौन सा इसमें आता है। तो पहला क्या है, एल्कलॉइड है। तो एल्कलॉइड क्या होता है, इसमें से कोडीन या मॉर्फिन, ये एल्कलॉइड होते हैं। एसेंशियल ऑयल क्या होगा, एसेंशियल ऑयल बच्चों लेमन ग्रास ऑयल जो एक एसेंशियल ऑयल है। लेक्टिन क्या होता है, कोनकेवलिन ए, ये लेक्टिन के श्रेणी में आता है। और एंथोसाइनिन क्या है, एक पिगमेंट है। तो इसको सही मैच करते हैं। ए का क्या है, सेकेंड है, तीनों ऑप्शन में आ रहा है। बी का क्या है, एसेंशियल ऑयल 3 में आ रहा है, तो 3 में भी दो जगह पे आ रहा है। उसके बाद क्या है, सी का फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट यहाँ मिल रहा है, ये तो ऑप्शन गलत हो चुका है। और डी का क्या है, फोर्थ है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही मिल रहे हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा। दूसरे मैचिंग में यहाँ कुछ कोफैक्टर दिए हुए हैं और उस एंजाइम का नाम दिया हुआ है। तो पहला है जिंक। तो बच्चों जिंक किसका कंपोनेंट होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जिंक पाया जाता है। हीम किस में पाया जाता है, ये पेरोक्सीडेस और कैटालेस का पार्ट होता है। और एनएडी क्या होता है, ये एक डी हाइड्रोजिनेस होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए का 2 हो गया। और बी का क्या है, बी का फर्स्ट है और सी का 3 है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो बच्चों अगला सवाल है, अगर कोई स्टूडेंट सेल को किसी ऐसे केमिकल से ट्रीट कर दी जिससे न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस का फंक्शन इफेक्टेड हो जाए, तो इसमें से पूछा गया है कौन सा प्रोसेस इफेक्टेड होगा, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम या ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो बच्चों न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए के निर्माण का मुख्य केंद्र होता है। अगर न्यूक्लियोलस काम करना बंद कर दे तो राइबोसोम के सब यूनिट नहीं पाएंगे, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सही क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसमें से कौन सही मैचिंग नहीं है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल है। तो एल्कलॉइल का एग्जाम्पल कोडिन, ये बिल्कुल सही है। एवरीन भी एक टॉक्सिन होता है और कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट्स है। जो ऑप्शन सी है ये गड़बड़ है, यहाँ सही होगा। ये क्यों गड़बड़ है, भिनबास्टिन एक ड्रग है, लेक्टिन नहीं। तो एनसीईआरटी के टेबल में आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे दिख जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियन रूट टिप सेल में 16 क्रोमोसोम है, इसका डिप्लॉयड नंबर 16 है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस में
इसमें कितने क्रोमोसोम और कितने क्रोमैटिड दिखेंगे। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट जाता है और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। इसलिए बच्चों इसमें क्या दिखेंगे, अस्थायी रूप से दोगुनी यानी 32 क्रोमोसोम दिखेंगे और क्रोमैटिड क्या होगा, 0 होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, जिसमें क्या होता है, एंजाइम रिकॉम्बिनेंस होता है। ये प्रोफेज फर्स्ट के किस स्टेज में इजीली दिखेंगे। तो बच्चों क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर के लिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनना पैकेटिन स्टेज में मेनली होता है। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि साइटिलिन डिपेंडेंट काइनेस एसेंशियल होता है सेल को G1 से एस फेज में भेजने के लिए, इसका कंटिन्यूअस एक्टिवेशन जरूरी है। रीजन क्या है, सीडी के रेगुलेटरी प्रोटीन है जो डीएनए को डायरेक्टली सिंथेसाइज करती है। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले एंजाइम्स और प्रोटीन्स है, लेकिन ये खुद डीएनए का सिंथेसिस नहीं करते। डीएनए का सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम इनहिबिटर्स और उसके मैकेनिज्म से। तो सबसे पहले कौन आता है, मेलोनेट। ये क्या करता है, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर किसका है, सक्सिनेट का। दूसरा क्या है, साइनाइड है। साइनाइड क्या करता है, ये बाइंड करता है किससे, आयरन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेट से। और तीसरा क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव फीडबैक इनहिबिशन। तो इसको मिलाया जाए तो क्या होगा, ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 1 है। तो पहला ऑप्शन सही है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगर किसी यूकैरियोटिक सेल को ऐसे ड्रग से ट्रीट किया जाए जिससे जीटीपेस एक्टिविटी ब्लॉक हो जाए, किसका, बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट का, उससे माइटोटिक इवेंट में क्या चीज ब्लॉक हो जाएगा। सबसे पहले क्या ब्लॉक होगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन क्या होता है, ये डायनामिक इंस्टेबिलिटी होता है। इसमें अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन बनते हैं। ट्यूबुलिन को छोटे बड़े होने के लिए जीटीपी हाइड्रोलिसिस की जरूरत होती है। यदि जीटीपी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाए तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़कर इक्वेटर पर सही ढंग से नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ क्या हो गया, डायनामिक इंस्टेबिलिटी ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग मेटाफेज अलाइनमेंट, यही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन ट्रिकी है। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी सेल में डिप्लॉयड नंबर क्या है, 4 क्रोमोसोम, 2n इज इक्वल टू 4 और डीएनए कंटेंट कितना है, 20 पिकोग्राम है। अब इसमें क्या हो रहा है, G1 फेस में इसमें हो जाता है नॉन डिजक्शन, जिससे क्या होगा, ऑल क्रोमोसोम किसी एक ही सेल में चला जाएगा, किसमें, मियोसिस फर्स्ट स्टेज में। और मियोसिस सेकंड क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो पूछा जा रहा है क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट रिजल्टिंग गैमेट्स में क्या होगा। तो बच्चों जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो सभी क्रोमोसोम क्या होंगे, एक ही पोल पर चले जाएंगे। और कंप्लीट नॉन डिजंक्शन होगा तो एक सेल के अंदर कितने थे, 4 क्रोमोसोम थे। और प्रत्येक में कितने क्रोमैटिड्स होंगे, 2 क्रोमैटिड होंगे। और टोटल डीएनए कंटेंट तब कितना हो जाएगा, 40 पिकोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 20 था, डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 पिकोग्राम हो जाएगा। अब जब दूसरा सेल क्या होगा, वो खाली रहेगा। नॉन डिसजंक्शन से क्या होता है, एक में कुछ जाएगा ही नहीं। इसके बाद जब मियोसिस 2 होगा, जब सेंट्रोमियर टूटेगा, तो उस जिस सेल में सब कुछ था उससे क्या बनेगा, उससे गैमिट्स बनेंगे। और सारे गैमिट्स में कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 4 क्रोमोसोम जाएंगे। और डीएनए कंटेंट कितना होगा, आधा हो जाएगा, 20 पिकोग्राम हो जाएगा। और अब इसमें कितना है, एक क्रोमैटिड प्रति क्रोमोसोम होंगे। तो इसलिए इसका कितना होगा, 20 पिकोग्राम हो गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि सम सेल्स, कुछ गैमिट्स में क्या होंगे, 2n इज इक्वल टू 4 रहेगा, क्रोमोसोम तो उतना ही रहेगा, डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, 20 पिकोग्राम। और कुछ सेल्स में क्या होंगे, कोई भी क्रोमोसोम नहीं होंगे, ना उसमें कोई डीएनए होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है, एक स्पेसिफिक सेल है जिसमें क्या है, इसमें लैक करता है, इसमें एलिबिलिटी कम हो जाती है, किसको, डोलिकोल फॉस्फेट को सिंथेसिस करने के लिए। डोलिकोल फॉस्फेट क्या है, एक स्पेशलाइज्ड लिपिड मॉलिक्यूल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन क्या है, दिस डिफेक्ट विल डायरेक्टली इंपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेस, इनमें से कौन सा सेलुलर प्रोसेस नहीं होगा जब डोलिकोल फॉस्फेट नहीं बनेगा। तो बच्चों डोलिकोस फॉस्फेट एक लिपिड कैरियर है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर प्रोटीन पर क्या करता है, ओलिगोसेकेराइड को जोड़कर एंड लिंक ग्लाइकोसाइलेशन करता है।
इसके बिना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखा जाए सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, इससे कोई लेना देना नहीं। इन लीक ग्लाइकोसोबलेशन ऑफ प्रोटीन, ये पॉसेट क्या हो जाएगा, इफेक्ट कर जाएगा। सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड में भी कोई अंतर नहीं आएगा, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसाइकिल फ्रॉम सिस टू ट्रांसगोल्जी, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो सही आंसर क्या है, बी। अगला एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या कह रहा है, एरोबिक कंडीशन में रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन ईस्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कब, जब इसको शिफ्ट किया जाता है एरोबिक से। एरोबिक से जैसे ही एनारोबिक कंडीशन में आएगा, ग्लाइकोलिसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ क्या रीजन दिया गया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से बहुत कम एटीपी बनता है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे क्या होता है, सेल को ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करता है, जिससे एनर्जी होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, ये पास्चर इफेक्ट का एग्जांपल है। क्योंकि एनोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी बनते हैं, जबकि एरोबिक में 36 टू 38। तो सेल को उतनी ही एनर्जी बनाने के लिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों का रीजन भी सेम है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में क्या कह रहा है, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिलम होता है जिसको एक्सोनिम कहते हैं, इसका कोर क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। कह रहा है अगर इसको आइसोलेट कर दिया जाए मेन सेल बॉडी से और अलग से एटीपी दिया जाए तो ये कंटिन्यूअसली बीट करता रहेगा। इसका रीजन क्या दिया जा रहा है कि बेसल बॉडी में क्या होते हैं, नेसेसरी मेटाबॉलिक मशीनरी होते हैं, जो क्या करता है, जेनरेट एटीपी करता है लोकली फॉर माइक्रोट्यूब्यूल स्लाइडिंग। तो बच्चों जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर कटे हुए टूटे हुए फ्लैजिला में एटीपी देने पर तैर सकते हैं, क्योंकि डाइनिन आर्ट्स में एटीपीस एक्टिविटी होता है। लेकिन इसका रीजन गलत है, बेसल बॉडी एटीपी नहीं बनाता है, वो केवल माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करता है, इसीलिए एटीपी बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बच्चों अगले क्वेश्चन में कुछ एंटीबायोटिक्स और टॉक्सिन दिए हैं और उनके मॉलिक्यूलर टारगेट्स दिए हैं, इनको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन क्या करता है, ये बाइंड करता है किससे, फ्री ट्यूबुलिन से, और स्पिंडल पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। दूसरा क्या है, क्लोरोएम्फिनिकॉल। क्लोरोएम्फिनिकॉल क्या करता है, ये इनिबिट्स करता है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज को 70S राइबोसोम में। टेक्साल क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, डीपॉलीमराइजेशन को। ये क्या करता है, ये स्टेबिलाईज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को और प्रिवेंट करता है स्पिंडल डीपॉलीमराइजेशन को। और साइटोचेल्सिन बी क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एक्टिन पॉलीमराइजेशन को और ब्लॉकिंग करता है माइक्रोफिलामेंट को। तो इसका आंसर मिलाते हैं, ए का कौन सा है, ए का सेकेंड है, ए का सेकेंड यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का क्या है, फर्स्ट है, तो यहाँ है, तो ये ऑलमोस्ट गलत हो गया। आगे देखते हैं, सी का 3, डी का 4, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, माइटोटिक सेल साइकिल में इनसे कौन सा गलत ऑप्शन है। तो बच्चों जो शॉर्टेस्ट मेन फेज ऑफ सेल साइकिल एम फेज बिल्कुल सही है, क्रोमोसोमल डबलिंग एस फेज में होता है। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस एनाफेज होता है। सेंट्रियल डुप्लीकेशन G1 फेज में नहीं होता। बच्चों डुप्लीकेशन भी किस फेज में होता है, एस फेज में होता है, इसको याद रखना, ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अगला सवाल में सीक्वेंस पूछा है किसका, सिंथेसिंग, प्रोसेसिंग और सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन का, कैसे कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी, सेक्रेटरी वेसाइकिल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए किस पे आता है, राइबोसोम पे, जहां प्रोटीन बनता है, फिर ये कहां जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ तो सीक्वेंस गड़बड़ है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियस है, फिर राइबोसोम सही है, राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से गोल्जी apparatus, वहां से सेक्रेटरी वेसिकल और फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सीक्वेंस सही है। न्यूक्लियस से राइबोसोम ये भी सही है, राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक ये भी सही है, यहाँ से लाइसोसोम नहीं जाता, वो गोल्जी जाता है, तो ये सीक्वेंस गड़बड़ है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो न्यूक्लियस से हमें ना कहा जाता है राइबोसोम पे, तो इसमें से जो बी ऑप्शन है वो सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल का जो प्रॉक्सिमल रीजन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, जो एक कार्ट व्हील जैसा दिखता है, इसके कोर में क्या होता है।
तो बच्चों प्रॉक्सिमल रीजन में क्या होता है, प्रोटीनियस हब होते हैं जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को ट्रिपलेट को रेडियल स्पोक्स के कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीटली नॉन पॉलीमरिक इन नेचर है डिस्पाइट बीइंग फाउंड इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यूरिंग टिश्यू एनालिसिस। ये टिश्यू एनालिसिस में एसिड इंसॉल्युबल होते हैं लेकिन पॉलीमर नहीं होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, लिपिड्स होगा। लिपिड्स क्या होते हैं, ट्रू पॉलीमर नहीं होते, ये सिंपल एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होते हैं, रादर रिपीटिंग मोनोमरिक चेंज के। जब इनका सेल डिसरप्शन किया जाता है तो ये क्या बनाते हैं, वाटर इंसॉल्युबल वेसिकुलर एग्रीगेट्स बनाते हैं, जो क्या होते हैं, फिल्टर के क्लॉथ में ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे सेपरेट होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, एक सिंगल रूट टिप है जिसमें व्हीट का है, जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और टोटल 128 सेल्स बनते हैं। इसके लिए कितने सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होता है, तो बच्चों एक डिवीजन से दो, दो दूसरे से चार, तीसरे से 8, चौथे से 16, पांचवे से 32, छठवें से 64 और सातवें से कितना होगा, 128। तो टोटल सेल 7 डिवीजन सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन हो गए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ सेल डिवीजन स्टेट ऑफ जनरेशन, तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना होता है, जितने टोटल सेल बने उसका -1। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने डिवीजन होते, 127। तो यहाँ याद रखना है, अगर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन पूछा तो ये सीक्वेंस में बढ़ता है, अगर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ सेल डिवीजन तो वो 127 होगा। अगला सवाल है, वाटर सॉल्युबल फ्लेवोनॉइड्स पिगमेंट जो एक्युमुलेट होता है कहाँ, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में प्लांट सेल में, वो कौन सा है, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड या एंथोसाइनिन। तो बच्चों इसका सही आंसर है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल वैक्यूलर पिगमेंट्स होते हैं जिसके वजह से रेड, पर्पल और ब्लू कलर के फ्लावर और फूल दिखते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के सारे 50 एमसीक्यू हम लोग देख लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताएं, और किस टॉपिक के आपको एमसीक्यू चाहिए वो भी कमेंट करें। थैंक यू।